नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में मैं शुभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग एनवायरनमेंट का सेक्शन कर रहे थे। एनवायरनमेंट के सेक्शन में हमने कुछ पोर्शन देखे, जैसे इकोलॉजी का पोर्शन देखा कि क्या होता है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि क्या होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, किसके आग्रह पर मनाया जाता है, ठीक है, कब से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर बेलग्रेड चार्टर के विषय में हमने पढ़ा। कुछ चीज़ें धीरे धीरे हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके विषय में कुछ की पॉइंट्स समझेंगे। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, जैसे विवेक जी ने एक कमेंट था कि सर आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रिपेयर करिए और फिर लेकर के आइए। सो पहला तो ये है कि ये एक फ्री इनिशिएटिव है और इसमें अपने ओर से कोशिश की जाती है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आज से कि हिंदी की चीज़ें भी मैं साथ में पैरेलली, जैसे मैंने साइंस पढ़ाते वक्त किया था, उसी तरीके से साथ में लेकर के चली जाएं। और वैसे भी अगर मैं बोलता हिंदी में हूं तो मुझे नहीं लगता है कि सच इतनी प्रॉब्लम किसी को आनी चाहिए, इतनी कोई किसी को परेशानी होनी चाहिए। आप एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश आपको एक निश्चित मात्रा में तो बराबर आनी ही आनी चाहिए। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो तो आपको दोनों चीज़ें बहुत हद तक एक समान, मतलब एक क्वालिटी की आनी चाहिए। लेकिन अगर यूपीपीसीएस के लिए जा रहे हो तो ठीक है, आप हिंदी बोर्ड के हो, हिंदी मीडियम के हो, इवन आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश से बिल्कुल परहेज करो। ये मेरा खुद का सुझाव है, मेरा पर्सनल है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। ये मेरी खुद की विचारधारा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि उतने इंग्लिश वर्ड तो आप यूज़ कर ही सकते हो। सपोज़ करिए कि अभी आपको कोई हॉलीवुड की मूवी दे दी जाए जो कि फुल इंग्लिश में हो, ठीक है, या नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे सीरीज़ हों या अमेज़न प्राइम पर हो। बेसिकली नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा ऐसे सीरीज़ आते हैं, तो आप उन्हें देखने में कोई गुरेज नहीं करोगे, उन्हें आप देख लोगे। बट अगर आप कोई लेक्चर है आपका और वो थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश में है तो यू हैव टू स्टार्ट क्राइंग, और आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि सर पूरी इंग्लिश में है, आप हिंदी करिए, ठीक है। तो अपने अंदर भी थोड़ा परिवर्तन करिए। सामने वाले से आप सब कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि ये जो कंपटीशन का एरा है, जो ये प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धाई परीक्षाएं हैं, ये आपकी वही डिमांड तो चाहती हैं कि आप कहीं से आनाकानी करो किसी चीज़ में, और जहां आप आनाकानी करोगे आप ये मान लो कि आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। अनटिल यू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, जो भी चैलेंज आपके सामने आ रहा है, जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे तब तक एग्जामिनेशन के लिए आप खुद को प्रिपेयर मत समझिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर के चलो। चलिए, इकोसिस्टम क्या होता है? इसको बोलते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। अभी तक हमने पढ़ा इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमने पढ़ा जैसे सेम स्पीसीज का खुद के साथ संबंध और उनका उनके वातावरण के साथ जो भी अंतर संबंध होता है, उसे ही हम लोग इकोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, एक कोई भी सिस्टम जहां पर सारी चीजें हम लोग फोकस करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिया है एक पॉन्ड का इकोसिस्टम, ये जो फोटो बनी हुई है ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है। आपको दिखा रहा है कि एक छोटा सा पॉन्ड है, उसके अंदर आपका प्लैंकटन है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआज है, एल्गी है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स है, फंजाई है, रॉटिंग लॉर्ड है। अब दूसरा टॉपिक पॉइंट ये है कि एजी टांसले महोदय ने, ये हमेशा याद रखिएगा, टांसले महोदय ने जो है पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों एक ही चीज़ है, इकोसिस्टम का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, होता क्या है? ये होता है एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक का एक स्ट्रक्चरल एंड कार्यात्मक, जिसको बोलते हैं, वो यूनिट होती है। मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसके जो आपसी संबंध है उससे निर्मित एक क्षेत्र होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया पॉन्ड का, तो पॉन्ड में क्या है? बायोटिक है। बायोटिक मतलब जितनी भी लिविंग चीज़ें आती हैं वो सारी बायोटिक हैं। और अबायोटिक मैं पहले बता चुका हूँ, अजैविक जिसको बोलते हैं, जितनी भी निर्जीव चीज़ें आती हैं। निर्जीव का मतलब होता है मिट्टी हो गया, जल हो गया, आसपास कोई सूखा हुआ पेड़ हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, वायु हो गई, ये सारी चीज़ें अबायोटिक में आती हैं। काफ़ी बड़ा होता है अबायोटिक, जितनी भी चीज़ें आपको याद आए सब कुछ आ सकती हैं। इन दोनों का जो मिला हुआ एक तंत्र है जो एक सिस्टम निर्मित करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी।
जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे दिया कि तालाब का परितंत्र होता है या पॉन्ड इकोसिस्टम होता है। एक चीज़ और है कि अगर हम लोग बात करें जैविक और अजैविक घटक की, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो ये थोड़ी सी स्टेबल होम्योस्टेटिस में होता है, मतलब इसको बोलेंगे स्थिर समस्थिति में होता है, स्टेबल रूप में होता है बायोटिक और अबायोटिक यहाँ पर इकोसिस्टम में। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये ओपन, यानी कि खुला, ओपन या खुला टाइप का आपका तंत्र है, मतलब पदार्थ और ऊर्जा आ भी रही है और बाहर भी जा रही है, यानी कि इसका निवेश भी हो रहा है और बहिर्गमन यानी कि आउटपुट भी हो रहा है, ठीक है, और वो भी सतत रूप से चलता है। दूसरा, इसमें बायोलॉजिकल सक्सेशन होता है। लाइक बायोलॉजिकल सक्सेशन मतलब चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, जो भी जैविक चीज़ें हैं वो उग रही हैं, बड़ी हो रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। पारितंत्र की एक विशेषता है। दूसरी चीज़ ये है कि पारितंत्र का जो भी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उत्पादकता है, वो ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऊर्जा की उपलब्धता मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि सनलाइट है, तो सनलाइट मिल रही है, जो भी उसमें प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, धीरे धीरे वो प्रोडक्टिव हो रहे हैं। अगर प्रोडक्टिव वाले हैं तो मतलब अगर कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या खुद में आगे बढ़ रहे हैं। फिर सेम इसी तरह से जो भी छोटे जीव जंतु जैसे बैक्टीरिया, प्लैंकटन, प्रोटोजोआ, इनको भी सनलाइट की ज़रूरत है। तो एक तरह से इनको ऊर्जा की उपलब्धता चाहिए और उसी पर इनका जो उत्पादकता है वो, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो होती है, डिपेंड करती है। और मोस्टली जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम होता है, उसमें जो एनर्जी आती है वो मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द फॉर्म एनर्जी वो जो लेते हैं वो सन से लेते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी लेते हैं। अब बहुत सारे कंपोनेंट हैं, मैंने बताया कि बायोटिक, अबायोटिक, तो मैं ऐसे ही आपको एक बारी समझा देता हूँ। बायोटिक अबायोटिक कहीं आपसे पूछेगा नहीं, बट मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। अबायोटिक में मैंने आपको बताया कि जितने भी नॉन लिविंग है वो सब आते हैं। लाइक उसमें कार्बनिक आ सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक आ सकते हैं और फिजिकल कंपोनेंट आ सकते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या आएंगे, इनऑर्गेनिक में आएंगे आपके जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया और गैसेस हो गई। ऑर्गेनिक में क्या आएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो ऑर्गेनिक में आ सकती हैं। और फिजिकल में आती हैं जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और ह्यूमिडिटी हो गया। तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि कार्बनिक में मैंने बोला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया और ह्यूमस। इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक में बोला जल, लवण, गैसें, यानी कि वाटर, सॉल्ट, गैसेस। और भौतिक या फिजिकल में हो गया प्रकाश, तापमान, हवा, वायुमंडलीय दाब और आर्द्रता। सेम वही चीज़ अबायोटिक के बारे में बात करने के बाद जब हम बायोटिक के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैविक घटकों के बारे में, तो उसमें दो तरह के आएंगे, एक आएगा उत्पादक, एक आएगा उपभोक्ता। उत्पादक मतलब हो गया जो प्रोड्यूस कर रहा है और उपभोक्ता मतलब हो गया कंज्यूमर। तो उसमें अब 3 टाइप के आते हैं, फिर एक डिकम्पोजर आते हैं, अब घटक आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास के यानी कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी, और फिर उसके बाद आता है आपका घटक या डिकम्पोजर। इसे आप देख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। कंपोनेंट है, घटक किसके हैं, इकोसिस्टम के। अबायोटिक हो गया, बायोटिक हो गया, हिंदी में भी लिखा है। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, ठीक। यहाँ पर आता है बायोटिक में आएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। वही नीचे लिखी हुई प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर केवल एक होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, सनलाइट से भोजन बनाते हैं। कंज्यूमर में आ जाएंगे फर्स्ट क्लास के, सेकंड और थर्ड। ऑर्गेनिक में आ जाएगा प्रोटीन, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, वाटर, सॉल्ट, गैसेस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, वेटलैंड इकोसिस्टम। तो वेटलैंड इकोसिस्टम आता किस में है, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। ये संक्रमण, तो पढ़ने से पहले टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, 2 तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। एक जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोग को दिया गया है। दूसरा ये है जो मैन मेड है या आर्टिफिशियल है, जो कृत्रिम रूप से हमने अपने लिए बनाया है। इसे सामान्य रूप से समझिए, बहुत कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। एक हमारा जो नेचर प्रोवाइड करता है, एक जो हमने बनाया है। जो नेचर प्रोवाइड करता है उसमें भी 2 टाइप का डिवीज़न हो सकता है। पहला है टेरेस्ट्रियल,
ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल के बाद होता है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक क्या है? जलीय, हिंदी माध्यम के लिए। और ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल, हो गया स्थलीय। ठीक है, स्थलीय होता है और जलीय होता है। स्थलीय क्या है? स्थलीय में जैसे हम लोग जो वन देखते हैं, जो नेचुरल वन है, वो हो गए ग्रासलैंड, घास के मैदान हो गए बड़े बड़े, टुंड्रा वनस्पतियाँ, डेजर्ट हो गया, टैगा वनस्पतियाँ, ये सब कुछ। फिर अब वन में भी अलग अलग तरह के आएंगे, जैसे विषुवतीय वन आ गए आपके, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ गए, मानसूनी वन आ गए, यानी कि मानसूनी ही होते हैं, वो मानसूनी फॉरेस्ट हो गए, शीतोष्ण हो गए, यानी कि सब ट्रॉपिकल हो गए, टैगा हो गए, तो टैगा इस टैगा। तो इस तरह से जो है आपका डिवीज़न हो रहा है। फिर से समझिए, तो आशा करता हूँ नेचुरल आपको समझ में आएगा। अब आर्टिफिशियल की बात करते हैं। आर्टिफिशियल में आता है जूलॉजिकल पार्क। जितने भी जूलॉजिकल पार्क होते हैं आपके, फिर यानी कि प्राणी उद्यान जो होता है, जैसे आपके गोरखपुर में है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। फिर होता है क्रॉपलैंड्स, जितने भी आपके फसल भूमियाँ होती हैं, बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन जो भी हिंदी होता हो उसका, ठीक है, जैसे दिल्ली में है बोटानिकल गार्डन, और भी प्लेसेस पर होते हैं बोटानिकल गार्डन। ये एक हल्का फुल्का सा डिवीज़न है, टाइप्स हैं इसके। अब एक्वेटिक, जिसको अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि सबसे आपका एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो इसी से रिलेटेड चीज़ें पूछती हैं। तो एक्वेटिक हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्वेटिक में आता है ओशियनिक, ट्रांजिशन और फ्रेश वाटर, यानी कि जलीय पारितंत्र या सागरीय पारितंत्र। जलीय के अंदर में आता है सागरीय पारितंत्र, दूसरा आता है संक्रमण कालीन, और तीसरा आता है स्वच्छ जल पारितंत्र। मतलब वहाँ कैसी वनस्पतियाँ उगेंगी, वहाँ किस तरह का व्यवहार होगा, वहाँ किस प्रकार की प्रजातियाँ उगेंगी, किस तरह के जानवर रहेंगे, यही सब देखना है हम लोग को इसमें। तो बस समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ट्रांजिशन पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें शॉर्ट में देख लेंगे। ट्रांजिशन पर चलते हैं तो 3 टाइप के आता है। पहला आता है वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। दूसरा आता है मैंग्रोव, जो बच्चे प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं और जिन्हें लग रहा है मैंग्रोव क्या है, ये सब नाम अजीब लग रहे हैं, तो जस्ट आप सुन लीजिए। मैंग्रोव इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्लांट जो कि सुंदरी वन यानी कि सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है। मैंने बताया था अंडमान निकोबार में पाया जाता है, और भी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बस नाम याद करिए, कोरल, यानी कि मूंगा वाला इकोसिस्टम। तो 3 टाइप का इकोसिस्टम है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसे ही क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के नाते पढ़ा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वेटलैंड इकोसिस्टम या आर्द्र भूमि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले समझते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड का क्या लाभ है। तो लाभ ये है कि फंडामेंटल सर्विसेज कुछ देती हैं, जैसे खाद्यान्न उत्पादित करती हैं, बहुत सारे औषधीय उत्पादन इसमें होते हैं, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स इसमें होते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता कराती हैं, बायोकेमिकल प्लांट्स आते हैं, और भी अन्य तरह की फंडामेंटल सर्विसेज या आधारभूत सेवाएं देती हैं। अगर सांस्कृतिक सेवाओं की बात किया जाए तो शैक्षिक अध्ययन होता है, इन पर शोध कार्य होते हैं। इसके अलावा पर्यटन के लिए, मत्स्यन के लिए यानी कि फिशरीज़ के लिए, टूरिज़्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्षेत्र। हैबिटेट और कम्युनिटी सर्विसेज की बात की जाए, पर्यावास और सामुदायिक सेवाओं की, तो विभिन्न जीवों का आवास है। ऐसे जीव जो कि इस क्षेत्र के लिए यूनिक हैं, उनका आवास है। विभिन्न प्रजातियों का प्रजनन केंद्र होता है, यानी कि बहुत सारी प्रजातियां जो है बाहर से आती हैं इन क्षेत्रों में केवल रिप्रोडक्शन करने। ये जो वेटलैंड्स होती हैं, ये बाढ़ या फिर फ्लड सिचुएशन या फिर सुनामी, इन सब से भी जो है प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। इसके साथ साथ अगर एक दूसरा पहलू भी देखा जाए, जैसे रेगुलेशन और मेंटेनेंस देखा जाए, इनका विनियमन और रखरखाव सेवाएं भी इनकी देखी जाएं, तो उसमें ये जलवायु का नियमन करती हैं, यानी कि क्लाइमेटिक बैलेंस बनाती हैं। जो भी न्यूट्रिशन साइकिल्स हैं उनको मेंटेन करती हैं। जो भी गैसीय साइकिल्स हैं, गैसियस साइकिल्स यानी कि गैसीय चक्रण,
उनको मेंटेन करती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, जो भी सॉयल इरोजन है उनको कम करते हैं ये क्षेत्र, और वाटर साइकिल का जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने में सहायक है। तो आपको पता ही है वाटर साइकिल और ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर पानी बरसेगा नहीं तो फिर देख ही रहे हैं इस बार भादों में क्या हाल है। तो यही सब है। इसके लिए क्या किया गया कि रामसर कन्वेंशन होता है, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन। रामसर कहाँ पर है? तो ईरान का एक कंट्री है। 1971 में ये सम्मेलन होता है कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड का कंजर्वेशन करेंगे, संरक्षण करेंगे, और इस पर एक ट्रीटी जो होती है और समझौता 1975 से लागू होता है। भारत इसमें क्या करता है? 1975 से ये WEF होता है, यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1975 से लागू हो गया, और भारत जो है, इंडिया इसमें सिग्नेटरी होता है 1982 में। भारत 1982 में ये जो सम्मेलन, ये जो ट्रीटी है उस पर सिग्नेचर करता है, और बात आगे बढ़ती है कि भारत भी अब क्या क्या करेगा। तो इसमें 5-6 पॉइंट हैं। पहला क्या करेगा कि इनका सर्वे कराएगा, जहाँ जहाँ वेटलैंड्स हैं इंडिया में उनका सर्वे कराएगा और मैपिंग कराएगा। मान लीजिए चिल्का लेक है, तो पहला तो सर्वे कराएगा कि चिल्का लेक क्या वेटलैंड है या नहीं है, और अगर है तो फिर उनका संरक्षण कराएगा। जैसे आपको पता है कि अभी गोरखपुर में खलीलाबाद संत कबीर नगर वाला बखीरा जो है उसे शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि वो फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पर बाढ़ के पानी से जो है एक दलदली मार्शी लैंड डेवलप हुई है। ठीक है, तो बखीरा का इस तरह से शामिल हुआ है लास्ट ईयर। फिर क्या करेगा? पहला तो सर्वे और मैपिंग होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? फिशरीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि मत्स्यन विकास यहाँ पर होना चाहिए। एक पेज में ऐड करता हूँ, टॉपिक्स कुछ बढ़ेंगे। चलिए, तो क्या होना चाहिए? दूसरा मत्स्यन विकास होना चाहिए। ठीक है ना, डेवलपमेंट हो रहा है। फिर संरक्षित क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र है यानी कि कंजर्व एरिया है, तो उसकी अधिसूचना जारी होनी चाहिए, उसका एक इन्फॉर्मेशन लोगों को बताना चाहिए कि हाँ संरक्षित क्षेत्र है। मृदा संरक्षण का उपाय करना चाहिए उसके, कि वहाँ की सॉइल जो है वो इरोड ना करे। मृदा संरक्षण, ठीक है ना, कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। और यहाँ के आसपास में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो उस पर एक पैनी नज़र होनी चाहिए कि प्रदूषण की निगरानी हो रही है। आपको पता भी है कि NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ने एक अधिसूचना जारी की थी कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके 500 मीटर दायरे में, आधे किलोमीटर दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शनल वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे? जब 500 मीटर दायरे में, आधे किलोमीटर में, एक सरकमफरेंस में उनके कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। सपोज करिए कि ये कोई लेक है जिसको संरक्षित किया गया है, तो इसके 500 मीटर दायरे में जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद हो रहा है, तो ये बाहर के पोल्यूशन से बचेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका था वेटलैंड, आप जस्ट बगल में उसके यहाँ पर सीवेज खोल के रखे हो, या फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके रखे हो, घर का यहाँ फैक्ट्री लगा रखा है आपने, या फिर इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स के लिए बना के रखे हो, तो क्या होगा? वेटलैंड क्या होगी? धीरे धीरे आपकी जो गार्बेजेस होंगे, जो सीवेज का पानी होगा, या फिर थिक जो मिट्टी होती है, उससे धीरे धीरे इसका एरिया छोटा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जो भी बाहर से चिड़िया आ रही है प्रजनन करने, या फिर एक अनुकूलन देखते हुए, वो नहीं आएगी। फिर जो वाटर साइकिल को ये स्टेबल करते हैं उतना इफ़ेक्टिवली नहीं करेंगे। यहाँ का पानी इतना दूषित हो जाएगा कि जो यहाँ पर एक यूनिक स्पीसीज़ पाई जाती है, जो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ का जो फ्लोरा और फौना यानी कि पेड़ पौधे, पत्ते और जीव जंतु जो पाए जाते हैं, उनकी संख्या डिक्रीमेंट की ओर जाएगी, उनकी संख्या डिक्रीज़ करेगी, और ये उतना रिच नहीं रह जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ये वेटलैंड से ड्राई लैंड हो जाएगा। ओके, तो कुछ ये चीज़ें थी जो आर्द्र भूमि के बारे में मैं आपको बता रहा था। आगे है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है।
वेटलैंड इकोसिस्टम के अंदर में ही मैं सारी चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ। तो 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलते हैं। तो अभी की जो बात है कि इंडिया एड्स 10 मोर वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट टू मेक टोटल 64 साइट्स। ये देखिए न्यूज़ है आपकी 3 अगस्त 2022 की, ठीक है, PIB दिल्ली की न्यूज़ है। तो इसमें कहता है कि अभी वर्तमान में कितनी साइट्स है, तो 64 साइट हो गई हैं 2 अगस्त को। उसके बाद अगर ऐड हुआ है तो अभी तक न्यूज़ में नहीं है, 3 अगस्त को ये न्यूज़ आई हुई है। तो कितनी साइट्स कहाँ की ऐड हुई हैं ये भी देख लीजिए। कह रहा है कि 10 साइट्स जो इंक्लूड हुई हैं उसमें 6 हैं आपकी तमिलनाडु में और एक हैं गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। तो फिर रामसर के बारे में बताया हुआ 1971 में 1 फेब को 82 में जो है इंडिया ने साइन किया और फिर 2 को इसका मनाया जाता है 2 फेब को। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं कौन कौन सी साइट्स आई है। तो कुंथाकुलम आई है, ठीक है, तमिलनाडु की है ये, इसका एरिया है आपका 72.04। सबसे छोटी वेटलैंड जो थी वो रेणुका थी, ठीक है। नेक्स्ट आई है आपकी सतकोशी गॉर्ज आई है उड़ीसा में, नंदा लेक आई है गोवा में, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व आया है तमिलनाडु में, रंगनाथिट्टू आया है कर्नाटका में, वेम्बनार वेटलैंड आई है तमिलनाडु में, वेलोड बर्ड सेंचुरी आई है तमिलनाडु में। फिर यहाँ पर वेलोड के बाद आता है आपका सिरपुर वेटलैंड आई है मध्य प्रदेश में, वेदांत थंगल आई है आपकी तमिलनाडु में। फिर एक बड़ा सा यहाँ पर नाम है, कुछ देख लीजिएगा क्या नाम लिखा हुआ, उद्यम मरथंदापुरम आया हुआ है तमिलनाडु में। तो टोटल ये 10 साइट्स आई हैं जो कि रिसेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपका ज़्यादा पूछ सकता है। तो आपको पता चल गया वेटलैंड के क्या कारण है, क्यों इकोसिस्टम वहाँ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इकोसिस्टम पर जो हम बात करने वाले हैं आज। ये डिलीट करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव क्या होते हैं, तो यहाँ पर कुछ फोटो बनी हुई है, जैसे वाइट मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, रेड मैंग्रोव, लगून, हाई टाइड आ रहा है, बैरियर रीफ्स है, ओशियन है, सी ग्रास है, प्रॉप रूट्स है, निमेटोफोर्स है। कल मैंने बताया निमेटोफोर्स क्या होते हैं, जो कि ज़मीन में से वापस आते हैं। तो देखिए मैंग्रोव जो होते हैं उनमें राइजोफोरा टाइप का मैंग्रोव होता है जो कि आपका निमेटोफोर के कैटेगरी में होता है, यानी कि जड़ ऐसे ज़मीन में जाएगी और चूंकि सलाइन ज़्यादा है, लवड़ता ज़्यादा है मिट्टी में, तो जड़ें जो है सांस लेने के लिए ऐसे ऊपर फोड़ के आ जाएंगी, जो कि यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मैंग्रोव क्या होती हैं, ये कुछ ऐसा वेजिटेशन है, ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो कि उष्णकटिबंधीय तटों पर पाई जाती हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आसपास या ट्रॉपिकल जोन में आपका जो भी सोर्स होते हैं, जो भी तट हैं, वहाँ पर पाया जाएगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे बैक वाटर हो सकता है, लगून हो सकती है। लगून वो होता है कि जैसे लगून क्या होती है, लगून वो होती है जैसे सी है तो सी का पानी कहीं बाहर आ गया और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ कि ये रास्ता बंद हो गया, ठीक है, ये रास्ता बंद हो गया। अब ये जो बनता है इसे बोलते हैं लगून, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस जोन में। मैंग्रोव जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो इंडिया में आया वो जो तो सबसे पहले ये ऐसा माना जाता था, जो मैं बता रहा था, कि मलय क्षेत्र में यानी कि वेस्टर्न घाट्स जो अपने हैं, जहाँ पर चंदन के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उस एरिया में सबसे पहले मैंग्रोव्स जो है देखे गए। और आज भी उस क्षेत्र में मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए जब भी बायोडाइवर्सिटी की बात होती है कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है या ईस्टर्न घाट है, तो आप हमेशा वेस्टर्न घाट को टिक करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये ना केवल ये इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं, उसके साथ साथ जो आपके तटीय इलाके हैं, ठीक है, जो आपके किनारे हैं, उनको भी आपका बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो कोस्टलाइंस को भी बहुत ज़्यादा जो है ये सहायता करते हैं। विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जैसे यहाँ जो भी प्लांट्स होंगे वो आपको पता है कि हाई टाइड आ रही है, देखिए यहाँ पर लगून है, ठीक है, फिर सलाइन वाटर है ही है, ओके। फिर मैंने बताया न्यूट्रिएंट रिच हैं ही ये,
ठीक है ना, पोषक तत्वों की अधिकता है ही। तो जो यहाँ पर पौधे उगते हैं वो बहुत ही विपरीत दशाओं में, एक एडवर्स कंडीशन में पौधे जो है उग रहे हैं। उच्च लवणता है, चरम ज्वारीय दशाएं हैं, यानी कि हाई टाइड्स आ रही हैं, प्रचंड पवनें बह रही हैं, हाई टेम्परेचर हो रहा है, ऐसी सॉयल है जहाँ पर सांस लेने के लिए नहीं है क्योंकि सलाइनिटी ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर जो वनस्पतियाँ आपकी आ रही हैं उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ अलग क्वालिटीज़ होंगी, कुछ विशेष टाइप के केमिकल्स होंगे। जैसे वो क्या करेंगी कि जो भी सॉयल्स हैं उनके बड़े बड़े जो कण हैं, पथरीले कण हैं, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगी और तटीय मृदा के लिए, यानी कि जो कोस्टलाइन सॉयल है उसके लिए वो जिम्मेदार बनते हैं धीरे धीरे। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स के बारे में मैंने बताया ही। ये देखिए न्यूमेटोफोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। न्यूमेटोफोर्स जो निकलते हैं ज़मीन से, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट लगे हैं, ठीक, इनकी जड़ों को यहाँ पर नीचे O2 नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इनहेल नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो इनकी जड़ें यहाँ से फोड़ के निकलेंगी। तो ये जो छेद होता है इसको बोलते हैं न्यूमेटोथोड्स। न्यूमेटोथोड्स, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर इतनी बायोडाइवर्सिटी होती ही होती है। उसके अलावा ये टूरिज़्म के लिए, जैसे जितने भी हनीमून स्पॉट हैं, ठीक है, वो आपके बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि सच में वहाँ पर प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि अच्छा लगे, मन को सुखद अनुभूति हो। फिर जैसे यहाँ पर मैंग्रोव्स जो होते हैं उनमें, अब मैंग्रोव्स के बारे में बात करते हैं। जो मैंग्रोव्स होते हैं पर्टिकुलरली वो विविपैरी होते हैं, यानी कि जरायुजता पाई जाती है विविपैरी में। यानी कि बीजों का अंकुरण कहाँ हो रहा है। मेरी बैटरी लो हो गई है, थोड़ा वेट करिएगा। ओके, बीजों का अंकुरण हो कहाँ रहा है, बीज जो पैदा हो रहे हैं वो पेड़ में ही, अभी फल लगा हुआ है उसी में जो है बीज ऐसे पनप के फूट जाते हैं। ठीक, अब डिफरेंट टाइप के मैंग्रोव्स भी आते हैं। जैसे कुछ मैंग्रोव्स का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये कोरल है बट मैं ऊपर की चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे रेड मैंग्रोव्स आ रहे हैं, ब्लैक मैंग्रोव्स आ रहे हैं, वाइट मैंग्रोव्स आ रहे हैं। फिर एक आता है बटन वुड मैंग्रोव, ठीक है। अब रेड और ब्लैक जो होती हैं वो संरक्षक मैंग्रोव की परतें हैं। देखिए इसमें भी कुछ वाइट मैंग्रोव है, ब्लैक मैंग्रोव है, रेड मैंग्रोव है। तो रेड और ब्लैक जो होते हैं ये संरक्षक परतें हैं, यानी कि संरक्षण प्रदान कर रही हैं उस क्षेत्र को। थोड़ी सी बात बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। रेड मैंग्रोव के बारे में बता रहा हूँ। समुद्री जल में पाए जाते हैं या नदी के अंतिम छोर पर ये पाए जाते हैं, और इनमें जो क्वालिटी होती है रेड मैंग्रोव्स में, ये बहुत अधिक सलाइन या सैलिनिटी, अधिक सैलिनिटी को बियर कर सकते हैं ब्लैक मैंग्रोव्स, सॉरी रेड मैंग्रोव्स जो होते हैं। सिंपल सी बात है कि बहुत तेज़ अगर धार आ रही है तो इतने ये गुच्छे में होते हैं। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए पोर्शन, मैं एक बार डिलीट करके फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से गुच्छे में फैले होते हैं कि अगर पानी बहुत तेज़ आ रहा है तो उनकी धारों को भी धीरा कर सकते हैं, ठीक है, और तटों को यानी कि कोस्टलाइन एरियाज़ को सेफ्टी प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्लैक मैंग्रोव्स की बात आती है तो ब्लैक मैंग्रोव्स जो होते हैं ये रेड मैंग्रोव्स से भी अधिक, उनसे भी ज़्यादा सैलिनिटी बियर कर सकते हैं। इनकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी अब कंपैरेटिवली लंबी होती हैं। ये भी मार्शी एरिया में उगते हैं और इनमें जो होते हैं आपका सांस लेने वाली जड़ें पाई जाती हैं, यानी कि न्यूमेटोफोर्स देखिए ब्लैक मैंग्रोव्स में ही पाए जाते हैं। ये फोटो में बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो सांस लेने के लिए या गैसियस के एक्सचेंज के लिए जो एयर होल्स होते हैं उनको बोलते हैं लेंटिकप्स। लेंटिकप्स, ओके। देन आता है वाइट मैंग्रोव्स। वाइट मैंग्रोव्स जो है इनकी जो लीव्स होती हैं या फिर जो जड़ें होती हैं यानी कि रूट्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती हैं, उसी से इनको पहचाना जाता है। और इनकी जो बाहर की छाल होती है यानी कि बार्क जो होता है, पेड़ का जो छाल होता है वो सफ़ेद होता है, इसीलिए उनको वाइट मैंग्रोव्स कहा जाता है बेसिकली। एक आता है बटनवुड मैंग्रोव जिसमें फ़ोटो नहीं बना हुआ है। बटनवुड मैंने लिखा भी था।
बटन वुड मैंग्रोव, ठीक है। बटन वुड मैंग्रोव क्या होता है, ये भी वाइट मैंग्रोव का ही पार्ट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनको मैंग्रोव की संज्ञा नहीं दी जाती है। ये इन पे जो फल लगते हैं छोटे छोटे, वो रेड ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ तिकोने आकार के ऐसे, ठीक है। तो ये था आपका मैंग्रोव्स के बारे में कुछ। अगर इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जो भी कोस्टल लाइन होता है, कोस्ट लाइन एरियाज़ हैं, उनको प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से एक कंजर्व करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अभिरक्षक के रूप में भी होता है, जैव विविधता केंद्र बनाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच होता है ये एरिया। फिर फूडिंग और फिर मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिनल उपयोग में बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं इस क्षेत्र के पौधों को, ठीक है। कार्बन सिंक के रूप में काम करता है, यानी कि जितना भी पोल्यूशन है ना, वो कार्बन सिंक यानी कि आप सोख रहा है एक तरीके से वहाँ पर। फिर तटीय अपरदन नहीं होता है, यानी कि कोस्टलाइन एरिया का जो भी इरोजन होता है वो नहीं होता है। नेचुरल जल शोधक होता है, यानी कि वाटर प्योरीफायर है, नेचुरल वाटर प्योरीफायर है। बाढ़ आने नहीं देता है, यानी कि बाढ़ आती है तो बहुत सारा वाटर अपने पास रख लेगा। वहाँ के मैंग्रोव्स जो होंगे वो अवरोधक बनेंगे, बाढ़ का पानी उतना फ्लो करके उतना तेज़ी से क्षेत्रों में नहीं जाएगा। फिर आपका ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने में भी हेल्पफुल है। प्राकृतिक हैबिटेट है आपका एक तरीके का। दूसरा रिप्रोडक्टिव सेंटर है, बहुत सारी बाहर से माइग्रेटरी स्पीसीज़ आती हैं ऐसे वेटलैंड एरिया में जहाँ पर रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और भारत में बहुत सारे एरिया हैं ऐसे तो, जिसमें से बहुत फेमस नाम है आपका सुंदरवन, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है जो सॉर्ट ऑफ मैंग्रोव है। गुजरात में है कच्छ की खाड़ी है, फिर खंबात की खाड़ी है। अंडमान निकोबार में अंडमान और निकोबार दोनों एरिया है। आंध्र प्रदेश में आपका कोरिंगा एक जगह है। उड़ीसा में भितरकनिका जो कि आपकी मगरमच्छ के लिए एक टाइम में जाना जाता था। और तमिलनाडु में पिचावरम, पुलिकट लेक, गोवा में गोवा है ही, केरल में वेवनाड, यही सारे एरियाज़ हैं। उसके बाद हम लोग का तीसरा आता है फ्रेश वाटर, जो मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था उसका है फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल। तो तीसरा जो पॉइंट था जो मैंने बताया था, तीसरा क्लासिफिकेशन है वह है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो टाइप से बंटता है, यानी कि स्वच्छ जल पारितंत्र जो है, स्वच्छ जल पारितंत्र जो है दो भागों में बंटा जाता है। पहला है स्थिर, या अगर पानी स्थिर हो, और दूसरा पानी प्रवाह जलीय, यानी कि पानी अगर बह रहा हो, ठीक है। तो जो स्थिर वाला है, स्थिर जलीय पारितंत्र, उसको कहते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। लेंटिक इकोसिस्टम में क्या आएगा, जैसे आगे झील, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो झीलों में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन एक यूट्रोफिकेशन होता है। लाइक मैंने बताया था कि पैडी फील्ड्स हैं या फिर कोई भी खेत है, खेतों में आपका यूरिया रिच या पोटाश रिच जो है खाद छिड़की जाती है, फिर आप सिंचाई कर देते हो, तो फिर वहाँ से बह करके आसपास के जो भी तालाब होगा, जो भी नीचे की भूमि होगी, वहाँ पर बह करके पहुँच जाएगा। और इतनी रिच मात्रा में, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे एक छोटे एरिया में, तो वहाँ पर घास फूस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर उसी कंडीशन को बोलते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। उसमें भी तीन तरह का होता है, जैसे अल्प पोषण होता है, ओलिगोट्रॉपिक होता है, मध्य पोषण होता है, मीजोट्रॉपिक होता है, और सुपोषण होता है, यूट्रोफिक होता है। तो ये तीनों चीज़ें, और उसके साथ में प्रवाह जलीय पारितंत्र में जैसे झरने और नदी पारितंत्र हुआ जो बहते रहते हैं, उनके विषय में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नदी सतत्व सिद्धांत, यानी कि रिवर कॉन्टिनम कंसेप्ट है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि कोरल्स के बारे में और भी जो एरियाज़ छूट गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चूँकि बैटरी अभी है नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।